सब्र करो, हम बाहर जाके इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अगर ये शहर में किसी ने तुम्हारे मुंह पर उंगली उठाकर तुम्हें गाली भी दी तो तुम्हें उसे लड़ाई करने का हक नहीं है। जिया होंगलियांग का चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया जब उसने ये सुना। वो नेचुरली समझ गई थी कि ये काफी मुश्किल होगा। आखिरकार जब बहुत लोग एक जगह हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना आम बात है, स्पेशली जब हेवनली सीसीटी की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो आसानी से किसी को सॉफ्ट पिमन समझ के प्यार से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसने सर हिलाकर जवाब दिया, जैंगी, अब जब हम तुम्हें लीडर बना चुके हैं तो हम जरूर तुम्हारे हर फैसले को मानेंगे। शिंगटियान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। फिर जैंगी ने जवाब दिया, अगर कोई ऐसा काम करे तो हम उन्हें मार क्यों न डालें? ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसे ही अपने बीच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सभी फोर्सेस के लीडर ने एक साथ कहा, जो भी हो हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। जैंगी और उसकी टीम टियानचांग हॉल के सेंटर में आए, जहाँ पे ऑलरेडी हर जगह लोग थे। हर सिटी की फोर्सेस एक दूसरे से वाकिफ थी और कम्युनिकेशन हो रही थी। आखिरकार दुनिया के खत्म होने के बाद जो लोग फोर्स के लीडर बनने के लायक थे वो अक्सर पहले पावरफुल लोग होते थे। ऑफ कोर्स कुछ लोग जैसे जैंगी और शिंगटियान भी थे जो अपनी जोरदार ताकत के बल पे अपनी फोर्स बना रहे थे। जैंगी का टियान हाई सिटी के बाहर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करने गया। वो बस सर्विस स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लियांग यू, योकीर और बाकी लोगों के साथ वेन्यू में अंदर आ गया और चुपके से बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। ये वेन्यू काफी बड़ा था, एक स्टेप स्ट्रक्चर था जिसमें 2000 लोग मीटिंग्स के लिए आ सकते थे। जैंगी और उसकी टीम ने बीच में और पिछले एरिया में बैठने के लिए जगह ढूंढी और फिर चुपचाप मीटिंग के शुरू होने का इंतजार करने लगे। जिया होंगलियांग और शिंगटियान भी जैंगी के पास वाले एरिया में बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया और 10:30 तक भी वो जू जंग को मीटिंग प्रेसाइड करते हुए नहीं देख पाए। जैंगी थोड़ा बोर हो गया, जोरदार झपकी लेकर सोफे पे लेट गया। चाइना में मीटिंग्स का टाइम पर होना मुश्किल होता है और अगर वो 1 घंटे के अंदर हो जाए तो ये भी अच्छा माना जाता है। इस बार तो पूरे रिवर साउथ डोमेन की इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो कई फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ रहा था। जैंगी को पहले मीटिंग्स के इंतजार का आदत था, इसीलिए उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और बस जोकीर और लू कैरन से बातें कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग वेन्यू में रेस्टलेस होने लगे। जैंगी ने उन्हें सुनना इग्नोर किया, पर वो ये नहीं सोच रहा था कि ये मीटिंग शाम तक डिले हो जाएगी। और सब ये इसीलिए नहीं हो रहा था कि रिवर साउथ डोमेन के सीनियर मैनेजमेंट ने उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया था, बल्कि कुछ और ही इशू था। सुबह 7 बजे जब जू जंग ने तेजी से डोर खोला और सीरियस टोन में पूछा, क्या हो रहा है? दोनों जल्दी से कॉम्बैट सेंटर के कमांडर के ऑफिस की तरफ चल पड़े। तू युनले जू जंग के पीछे चल रहा था और गहरी आवाज में रिपोर्ट दिया, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने लोगों को लिन हाई भेजा था ताकि पता कर सके कि वहाँ की फोर्सेस ने ब्लिजर्ड सिटी को रिपोर्ट क्यों नहीं दिया। पर जब वो ब्लिजर्ड सिटी पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ के 3 फोर्सेस को मार दिया गया था। जू जंग का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। कुछ लोग एलिवेटर में चढ़ गए और टॉप फ्लोर पे कमांडर के ऑफिस की तरफ बढ़े। लिन हाई सिटी में जो कुछ फोर्सेस हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उनके पास 1000 लोग हैं जो 50 से ज्यादा म्यूटेंट्स हैं। उन्हें मिटा देना कोई आम बात नहीं है। तू युनले ने कहा, क्या आपने पता किया कि ये काम किसने किया? तू युनले ने जवाब दिया, हमारे लोग जब वहाँ पहुँचे उनको वो लोग मिल गए। उसका आवाज धीमी हो गई। जो लोग मैंने भेजे थे वो सब यान यून के बेस्ट थे, चाहे सिर्फ 4 थे पर उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इन 4 में से 3 मर गए। सिर्फ एक, जिसका नाम चेंग ची था, वापस आया। उसके मुताबिक उन लोगों की जुबान जापानीज थी। जैसे ही ये बात कही गई जू जंग की आंखों में तुरंत तेज चमक आई और उसने अपना सर तेजी से घुमा दिया। तुम कह रहे हो कि वो नियॉन कंट्री से हैं? उनके पीछे खड़ा गार्ड लूशियन अपने नाक के ऊपर से अपने चश्मे को ठीक करते हुए अपनी आंखों में एक ठंडी और पुरानी मारने की भावना के साथ बोला। उसके पतली आंखों में एक भयंकर गुस्सा था जो उसके अंदर का इमोशन था। और इस वक्त जब दुनिया में इतना केओस है, नियॉन कंट्री के लोगों ने दोबारा चाइना के इलाके पे कदम रख लिया है। न सिर्फ लिन हाई सिटी के म्यूटेंट्स को मार दिया, बल्कि रिवर साउथ डोमेन में यान यून गार्ड्स को भी मार दिया। ये तो बिल्कुल वॉर डिक्लेयर करने जैसा है। जू जंग का चेहरा इतना सीरियस हो गया कि शू, लुक्शान और तू युनले उन्हें भी ये गुस्सा देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। छोटे से जनरल के पास कोई सुपर नेचुरल पावर तो नहीं थी, लेकिन जो ताकत उसके हाथ में थी
वो पूरी आर्किपेलागो को एक ही बार साफ कर सकती थी। अगर ये कंफर्म हो गया कि दूसरी पार्टी सच में जापान से आए फॉरेन लोग हैं, तो जंग का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। तू युनले की आवाज उसके कॉलर से आई। जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक उनका नंबर ज्यादा नहीं है और ये कोई लार्ज स्केल फोर्स नहीं लगती। शायद ये सिर्फ उनका वैनगार्ड हो। कृपया करके मुझे ट्रूप्स भेजने की इजाजत दे, मैं उन्हें मार डालूंगा। जू जंग ने गहरी आवाज में कहा, ये सोच रहा हूँ कि इस इंसिडेंट में किस तरह के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को मार दिया जाता है जो समुद्र के करीब है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन असली बात ये है कि इस इंसिडेंट का क्या मतलब है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये लोग फिर से चाइना की तरफ अपनी नजर डाल रहे हैं। जापान को जू जंग ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। सिर्फ रिवर साउथ डोमेन के पास जो पावर थी वो पूरा आर्किपेलागो को मिटा सकती थी, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स का यूज करना ज्यादा सीरियस बात थी और जापान का कनेक्शन कई देशों से था। ये एक ऐसी बात थी जिसमें पूरे बॉडी को झुलाना पड़ता, इसीलिए जंग शुरू करना आसानी से सही नहीं था। जू जंग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, खुशकिस्मती से अभी तक लॉसेस ज्यादा सीरियस नहीं है। एक कमांडर के तौर पे मैं इम्पल्सिव नहीं हूँ। पहले सोच समझकर प्लान बनाता हूँ, फिर एक्शन लेता हूँ। यान यूनगार्ड जो चेंची है वो कहाँ है? जू जंग ने तू युनले से पूछा। तू युनले ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो यहाँ ले आए गए हैं और आपको डिटेल्स रिपोर्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आवाज खत्म हुई, एलिवेटर टॉप फ्लोर पे पहुंच गया। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये एक सीरियस मामला है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुम्हें ये कंफर्म करना होगा कि नियॉन की बड़ी इन्वेजन का पहला कदम है या बस कुछ रोनिन अपनी एक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जू जंग ऑफिस में गया और वहाँ देखा कि चंची यान यूनगार्ड बैंडेजेस में लपेटकर कमजोर सांस ले रहा था। चंची, इस बार लिन हाई में तुमने क्या देखा? सब कुछ बताओ। जू जंग ने उससे बैठने को कहा और न्यूज रिपोर्ट करने को बोला। हालत बहुत अर्जेंट थी, इसलिए उसने उसको कंफर्ट करने का वक्त नहीं दिया। चंची ने अपना गला घुमाकर थोड़ा सा थूक कर कहा, लिन हाई में जब हम पहुंचे तो हर जगह लाश ही लाश थी और मौत बहुत खौफनाक थी। जब हम वापस आने वाले थे और रिपोर्ट देने जा रहे थे, तब हमने एक ग्रुप देखा जो जापानीज बोल रहा था। उन्होंने हमसे कुछ बातें की और फिर सीधा हम पर अटैक कर दिया। जू जंग ने अपने भावुक चेहरे को और सीरियस होते हुए पूछा, कितने लोग थे वहाँ? चंची ने जवाब दिया, हमने सिर्फ 3 देखे और शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही इंसान था जो छुरी यूज कर रहा था। उसकी छुरी काफी तेज थी और उसने शिंग का हाथ एक ही बार में काट दिया था। चंची का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अपने साथियों को याद किया और दर्द महसूस किया। जब हमने लड़ना शुरू किया तब हमें लगा कि हम दूसरे पार्टी के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए तीनों ने अपनी जान लगा दी ताकि मुझे वापस आकर रिपोर्ट देने का मौका मिल सके। खुशकिस्मती से हमारा ट्रांसपोर्ट उनके कंपैरिजन में बेहतर था, इसलिए मैं अपनी जान बचा पाया। चंची ने अचानक अपने फिस्ट को जान से कसकर थामा और जू जंग से जोर से बोला, कमांडर इन चीफ, आपको इन सब गद्दारों को मारकर हमारे मरे हुए साथियों का बदला लेना होगा। जू जंग ने अपने हाथ अपने चिन पर रख लिए और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। वह शांति से कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले को कभी भी इधर उधर नहीं होने देंगे। इन जापानीज ने हमारे देश की जमीन पर कदम रखा है और हमारे साथ जंग की हिम्मत की। उनका अंजाम एक ही शब्द है, मौत। जू जंग का आवाज बहुत हिम्मत भरा था, जैसे मौत का फरमान दिया हो उन लोगों के लिए। फिर थोड़ा नर्म आवाज में उसने कहा, तुम पहले अपने चोटों का इलाज कर लो, बाकी का काम हमारे रीजन पे छोड़ दो। चंची ने अपने सर को झुकाकर ओबीडियंस दिखाई और फिर अपनी लाठी के सहारे जू जंग के ऑफिस से निकल गया। उसके साथ एक नर्स भी थी। तू युनले ने जू जंग पर अपनी नजर जमाई थी, इंतजार करते हुए कि जू जंग कोई ऑर्डर दे ताकि वो लिन हाई सिटी जाके सब जापानीज को मार डाले। लेकिन जू जंग के दिमाग में अपनी सोच थी। इन जापानीज लोगों का असली आइडेंटिटी सबसे पहले कंफर्म करना जरूरी है। सबसे पहले हमें शैंगजिंग डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्म करना होगा और फिर जापान के टॉप लीडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जू जंग ने अपने विचार में सोचा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। पहला, अगर जापान के लीडर्स ये मान लेते हैं कि ये उनके लोग हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी जंग का शुरू होना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि जापान के नेशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका चाइना से कम्पीट करना इम्पॉसिबल है। और फिर वो जान से मरने का रिस्क लेकर चाइना की टेरिटरी इन्वेड कर रहे हैं। ज्यादा मुमकिन ये है कि दूसरा केस हो, जिसमें जापान के लीडर्स ये डिनाई करते हैं कि ये लोग उनसे हैं। चाहे ये कोई इंडिविजुअल नाम के लोग हो जो इन्वेड कर रहे हैं या उनके ऊपर के लोग जो म्यूटेंट भेज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर जापान के टॉप लीडर्स ये नहीं मानते हैं कि ये उनके लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि
वो चाइना के साथ जंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो रिवर साउथ डोमेन को ये हैंडल करना बिल्कुल ठीक है। बस एक छोटी सी जापानीज म्यूटेंट टीम जो मेरी जमीन पे आके शोर मचा रही है, ये सच में अपने मौत को बुला रहे हैं। जू जंग ने थोड़ा ठंडे से स्नॉट किया और फिर अपने कम्युनिकेटर निकाला और शैंगजिन डिस्ट्रिक्ट के टॉप लीडर से कांटेक्ट करना शुरू किया। आखिरकार ये मामला नियोन कंट्री से जुड़ा हुआ था, जो फॉरेन अफेयर्स के अंडर आता है। कन्वेंशन के हिसाब से शिंगजिंग को इस मामले को हैंडल करने के लिए कम्युनिकेट करना जरूरी था। जू जंग की मीटिंग लियांग हाई सिटी के मैटर की वजह से डिले हुई थी, तो नेचुरली वो मीटिंग की प्रिसाइडिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ तियानजियांग हॉल में सब लोग सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे उनका पेशेंस खत्म होने लगा था। हालांकि उन्होंने रिवर साउथ डोमेन की पावर को रिस्पेक्ट किया, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थे और ये समझ सकते थे कि इस तरह इग्नोर होने पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसके अलावा जू जंग को ब्लिजर्ड सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसीलिए वेन्यू में कोई हाई लेवल ऑफिशियल्स नहीं थे। खुशकिस्मती से 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स के कैप्टन्स यान्यून ट्रूप्स के साथ वेन्यू पर ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, वरना सब कुछ केओटिक हो सकता था। लेकिन जो इरिटेशन थी वो 12 सिटीज के मेजर म्यूटेंट फोर्सेस के दिल में दबा नहीं रह पाया। दोपहर के वक्त ब्लिजर्ड सिटी ने उन्हें लंच प्रोवाइड किया, लेकिन क्योंकि जू जंग ने नहीं बताया था कि वो कब आएंगे, उन्होंने कहा था कि वो वेन्यू से नहीं जाएंगे और बॉक्स लंचेस खाएंगे। जैंगी और बाकी लोग थोड़े लकी थे, क्योंकि जैंगी के स्पेस में काफी खाना था और खाने का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। बाकी लोग ब्लिजर्ड सिटी के कैफेटेरिया से दिए गए सिंपल बॉक्स लंचेस खा रहे थे। वो फिश और मीट का फीस्ट एंजॉय कर रहे थे और खाना गर्म और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, जिसकी वजह से आसपास के म्यूटेंट फोर्सेस थोड़ा जेलस हो रहे थे। अगर कुछ था जो जैंगी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो वो ये था कि वेन्यू के सोफा सीट्स काफी हार्ड थे। ज्यादा देर तक बैठने पर उनका बैक और बट काफी दर्द देने लगा था। 1 बजे के बाद कोई भी हाई लेवल ऑफिशियल्स जैसे जू जंग या ब्लिजर्ड सिटी के दूसरे सीनियर लोग नहीं आए। जियाओ होंगलियान ने अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और कंप्लेन की, क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? वो हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? जैंगी थोड़ा इम्पेशेंट था, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस हल्के से बोला, जितना बड़ा फीस्ट उतना बेहतर। जियाओ होंगलियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर वो बोली, लेकिन वो लोग भी। फिर जैंगी ने अपना हाथ हिलाया, मतलब उसे ज्यादा बात ना करने के लिए इशारा दिया। चाहे तुम कितनी भी बात कर लो, वो सब बेकार है। सिचुएशन हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 12 सिटीज में डजन्स म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमें पहले नहीं निकलना चाहिए। कोई न कोई तो आके अपना गुस्सा जरूर दिखाएगा। जियाओ होंगलियान ने आसपास देखा और ये सुन के सच में मीटिंग रूम में हल्की सी फरफर शुरू हो गई थी। अगर ध्यान से सुनो तो लग रहा था कि सब लोग रिवर साउथ डोमेन के एक्शन से काफी एनॉयड हैं। कुछ लोग तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और थोड़ी ऐसी बातें कह रहे थे जो काफी अनप्लीजेंट थी। जियाओ होंगलियान ने थोड़ा घबरा कर कहा, लेकिन हम तो बस यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस इसे एक मीटिंग समझ लो। वैसे भी अगर ये तुम्हारे लिए एक सीरियस मीटिंग होती तो तुम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैंगी काफी ओपन माइंडेड था। छोटी मीटिंग्स जरूरी बातों के लिए होती हैं और बड़ी मीटिंग्स अनइम्पोर्टेंट चीजों के लिए। एक्चुअली जू जंग ने हमें यहाँ बुला के बस ब्लिजर्ड सिटी का डिसीजन बताना था, कोई डिस्कशन नहीं करना था। तो मीटिंग का कंटेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सुनो या ना सुनो। वैसे भी उन्हें हमारी ओपिनियंस की इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। जैंगी ने मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा और अचानक एक फेमिलियर फिगर को देखा। वो था पैली चैंगचिंग, ब्लैक रोब टीम का कैप्टन। उसका स्ट्रॉन्ग फिजिक इजीली पहचाना जा सकता था। वो बस दरवाजे के पास खड़ा था और अंदर की सिचुएशन को शार्प नजरों से ऑब्जर्व कर रहा था। जैंगी ने सोचा, ब्लिजर्ड सिटी ने इतने सारे म्यूटेंट्स को अंदर आने दिया, इसका मतलब उनके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लगता है बाहर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स है जो किसी भी प्रॉब्लम होने पर बिना हेजिटेशन के उन्हें हैंडल कर लेंगे। मीटिंग हॉल में रहना थोड़ा बोरिंग लग रहा था। बहुत शोर था, लोग ज्यादा थे और हवा भी गंदी हो गई थी। जैंगी ने अचानक उठ के कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ। फिर वो अकेला आइल्स की तरफ चल पड़ा।